और आइए अब शुरू करते हैं पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा बिग एंड बोल्ड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले वो खबरें जो खास तौर से सुर्खियों में रहने वाली हैं। राम भक्तों पर क्या वाकई कांग्रेस वार करती है और उसे आज भी बाबरी से ही प्यार है? ये आपको बताएंगे क्यों कह रहे हैं हम, और कौन सी बातें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं। तीसरी बार ईडी के समन के बावजूद पेश नहीं होने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है, ये भी आप जानेंगे। ये भी आप जानेंगे कि क्या ऐसा ही कुछ उधर हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं, क्या जानबूझकर एजेंसीज के बुलावे पर नहीं जाना और बाद में किसी तरह की कार्रवाई पर असल में विक्टिम प्ले करना, क्या यही एक स्ट्रैटेजी है? अगली खबर यह भी कि विदेशी धरती पर इजराइल का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। हमास का टॉप कमांडर हो गया खल्लास। खबर पर पूरा ब्यौरा आज आपको मिलेगा और इसके रिपरकशन क्या होने वाले हैं ये भी आप जानेंगे। और साथ ही बात होगी 3rd डिग्री टॉर्चर की, जिसकी मार पहाड़ टू मैदान हर कोई झेल रहा है। इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस होगा। लेकिन पहले यह देखिए कि मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कलेक्टर को ट्रक ड्राइवर से भिड़ना महंगा पड़ गया और पद से हाथ धोना पड़ा। कलेक्टर किशोर कन्याल ने हड़ताल खत्म करने के लिए ट्रक ड्राइवरों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर के जवाब से कलेक्टर साहब नाराज हो गए। गुस्से में कलेक्टर ड्राइवर को उसकी औकात बताने लगे और फिर क्या हुआ? लेकिन हाजिर जवाब ट्रक ड्राइवर ने भी कलेक्टर साहब को ऐसा जवाब दिया कि मीटिंग हॉल में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया। कोई कानून का प्रयास नहीं रहेगा। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ रखो, क्या करोगे तुम? क्या धोखा नहीं तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं है। कलेक्टर किशोर कन्याल ने अपने पद और रुतबे की हनक दिखाई तो हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर ने कम और सधे शब्दों में आम इंसान की औकात बता दी और ये जता दिया कि पुराना वक्त बीत चुका है, जब आम जनता अधिकारियों के लगने वाले इस दरबार में हाथ बांधकर और मुंह बंद करके हर हुक्म को सिर झुकाकर कबूल कर लेती थी। यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं है। कलेक्टर साहब ने एक मामूली ट्रक ड्राइवर के ऐसे जवाब की कल्पना तक नहीं की होगी और न ही ये सोचा होगा कि इसकी गूंज शाहजहांपुर से भोपाल तक सुनाई देगी। एक गरीब की आवाज मुख्यमंत्री मोहन यादव के कानों तक पहुंची तो शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कन्याल पर गाज गिरी और उन्हें हटा दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। शाहजहांपुर कलेक्टर पर मोहन सरकार की ये कार्रवाई दिखाती है कि सरकार कानून, शासन, प्रशासन जनता के लिए है, उनकी परेशानियां और सवाल सुनने के लिए है, समाधान निकालने के लिए है, न कि सत्ता शासन की हनक दिखाने और पद का रुतबा दिखाकर हड़काने के लिए। शाहजहांपुर के कलेक्टर पर हुआ ये एक्शन अधिकारियों के लिए भी सीधा संदेश है कि गरीब और आम आदमी की औकात बताकर ललकारने का दुस्साहस मत करो, क्योंकि अब न तो जनता बर्दाश्त करेगी और न ही जनता की सरकार। और चला की दिवाली मैं मनाऊंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर पूरे देश के राम भक्तों में उत्साह और जोश चरम पर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो हर रोज मीटिंग कर रहे हैं, डे टू डे अपडेट ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भोपाल में गली गली घूमकर अक्षत देकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में अपने घर के बाहर राम मंदिर की झांकी लगाई है, जो बिल्कुल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तर्ज पर है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल 22 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को रामलला का दर्शन कराने का ऐलान उन्होंने किया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है, यानी इस दिन छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। देश दुनिया में 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर तरफ राममय माहौल है, लेकिन कांग्रेस शासित कर्नाटक में राम पर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ मस्जिदों को लेकर ओवैसी का लाउड स्पीकर भी ऑन है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पहले मुस्लिम नौजवानों को बाबरी की याद दिलाते हुए भड़काया था। अब जब उनसे सफाई मांगी गई तो वो पीएम मोदी से सवाल करके कौम को गुमराह करने लगे। क्या आप काशी, मथुरा, टीली वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हज़ार मसाजिद के लिस्ट है, क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने मिनिस्टर के इस बयान के ऊपर देश को बताएं कि उनकी पॉलिसी क्या है। मजहब के नाम पर ओवैसी की भड़काऊ अपील में उनकी घबराहट भी दिखाई दे रही है। यही घबराहट राम मंदिर को लेकर कर्नाटक में भी दिखाई दी, जब 31 साल बाद कारसेवकों की गिरफ्तारी की गई।
लेकिन इस वक्त पूरा देश राम का नाम जप रहा है। ऐसे में कार सेवकों की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगे और गिरफ्तारी के विरोध में कर्नाटक में हंगामा शुरू हो गया। सिद्धारमैया सरकार पर 30 साल बाद राम भक्तों से बदला लेने का आरोप लगाकर आज पूरे राज्य में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सफाई देने सामने आए। But I am very firm that government doesn't want to do any vindictive politics. दरअसल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के दौरान हुबली में भी प्रदर्शन और हिंसा हुई थी। इस दौरान श्रीकांत पुजारी समेत 300 लोगों पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन 31 साल बाद अचानक इस केस में तेजी लाई गई और श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीकांत के परिजनों का दावा है कि उन्हें 31 साल में कभी कोई समन और वारंट नहीं आया, बल्कि सीधे गिरफ्तारी की गई। नहीं सर, मैं तो पहला बात बोलता हूँ, लेटर नहीं, एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं, एक पुलिस नहीं, ये वो देने तो कैसा मालूम पड़ेगा सर। शुक्रवार आए डायरेक्ट उठा के ले, हाँ शुक्रवार है, आके उठा के ले गया। दूसरी तरफ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पूरे मामले में ट्वीट करते हुए बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। सिद्धारमैया ने ट्वीट करके लिखा कि अगर कोई घिनौना अपराध करे और वो भगवा शॉल ओढ़कर चिल्लाने लगे कि वो हिंदू है, तो बीजेपी के नेता उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस हरकत से हिंदू न सिर्फ भगवा को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि हिंदुत्व का अपमान भी कर रहे हैं। और इस बीच सीएम सिद्धारमैया की विजयपुरा से एक अलग तस्वीर सामने आई, जिसमें वो अपने ही कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल के साथ थे, लेकिन उनके बार बार अनुरोध के बावजूद मंदिर के भीतर गर्भगृह में नहीं गए। सीएम सिद्धारमैया मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर आने का अनुरोध करने पर भी वो भीतर जाने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय वो अपने मंत्री एमबी पाटिल को मंदिर के अंदर भेजते हैं। जब पाटिल ने उन्हें आमंत्रित किया तो सीएम सिद्धारमैया ने इशारा किया कि वो अंदर नहीं आएंगे। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। अब सिद्धारमैया साहब को मंदिर में जाने से भी परहेज है, ऐसा क्यों? ज्ञानवापी केस की एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। एएसआई ने 19 दिसंबर को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अगले 4 हफ्ते तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है। एएसआई की अपील पर जिला जज की अदालत कल फैसला सुनाएगी। पटना पुलिस महकमे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दरोगा के खुद को गोली मारने की सूचना मिली। 2009 बैच के दरोगा रश्मि रंजन ने खुद को गोली मार ली। वो एयरपोर्ट थाना इलाके में रहते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दरोगा को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में 2 बड़े होटल, बिजनेस ग्रुप और वेडिंग इवेंट कंपनी से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन 27 ठिकानों पर चला। आयकर विभाग की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप है। जांच में क्या खुलासा हुआ है, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। गोगामेडी मर्डर केस में एनआईए ने आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी की। झुंझुनू के पिलानी से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब तक एनआईए या फिर पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। 5 दिसंबर को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। असम के गोलाघाट में बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। बस कामर गांव से पिकनिक के लिए तिनसुकिया के तिलिंगा मंदिर जा रही थी। सुबह कोहरा होने की वजह से रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के महिला शक्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए केरल के त्रिशूर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी के 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान हजारों कार्यकर्ता पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को लूट का माध्यम बना दिया। त्रिशूर पूरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस तरह की अव्यवस्था सामने आई है उससे श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा हुई है। केरल पहुंचने से पहले पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे, जहां उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बात की और फोटो पोस्ट कर लिखा, विकास का लाभ दूरदराज के इलाकों और समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंच रहा है। झारखंड की सियासी हलचल में क्या करेंगे हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी? इसी बात को लेकर आज रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बैठक चल रही है, जिसमें विकल्पों पर मंथन किया जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन पर ईडी कोई कार्रवाई करती है तो सरकार और पार्टी का स्टैंड क्या होना है। इससे पहले आज अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए झारखंड में 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहीं राजस्थान में भी कई ठिकानों पर छापे मारे गए। बता दें कि एक दिन पहले ही सीएम सोरेन ने ईडी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। प्रचंड प्रहार, आतंकी कमांडर खल्लास, खबर पर पूरा ब्यौरा आगे। पहले देखिए समन पर समन, अब केजरीवाल पर बड़ा एक्शन।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज भी सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल को ईडी का ये तीसरा समन था। केजरीवाल ने ईडी को भेजे जवाब में कहा है कि दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते वो इसमें व्यस्त हैं। उन्होंने ईडी के रवैये को भी मनमाना और गैर पारदर्शी बताया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लखनऊ की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि बीजेपी नेता महेंद्र सिंह के खिलाफ टिप्पणियों को तत्काल सभी सोशल मीडिया अकाउंट से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया है। उन्हें कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सर्वोच्च अदालत में मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय का यह एक्शन विदेशी मुद्रा अधिनियम उल्लंघन मामले में हुआ है। इससे पहले वैभव गहलोत को समन जारी कर ईडी उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। वैभव 30 अक्टूबर और 16 नवंबर को ईडी के दफ्तर में पेश हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। संसद ने 2019 में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की घुसपैठ के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। हद तो तब हो गई जब एक तेंदुआ दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक पहुंच गया। नरसिंहपुर गांव में तेंदुए की खबर फैलते ही मजमा लग गया, लेकिन तेंदुए के दीदार का खुमार लोगों के सिर से तब उतर गया जब तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। इसके बाद तेंदुआ एक घर में दुबक कर बैठ गया। जब कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाना चाहा तो तेंदुए ने एक बार फिर हमला कर दिया। गनीमत रही कि हमले में कोई घायल नहीं। तेंदुए की खबर मिलते ही पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घर में पिंजरा लगाकर उसे पकड़ा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के सैनिक फार्म में भी तेंदुआ देखा गया था, जिसे लाख कोशिशों के बाद भी पकड़ा नहीं जा सका था। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया है। नामीबिया से लाई गई आशा नाम की चीता के इन शावकों के वीडियो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किए। चीता परिवार में 3 नए सदस्यों की एंट्री को प्रोजेक्ट चीता की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था और इसके साथ ही प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत 8 चीते नामीबिया से और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूरे दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कई पहाड़ी राज्यों में तो तापमान माइनस में पहुंच गया है। शीतलहर के साथ ही कोहरे ने लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। कोहरे की वजह से कई शहरों में पूरे दिन धूप नहीं निकली और लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल की राजधानी शिमला समेत कई जिलों का तापमान भी 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के लोगों को ऐसे ही ठंड का सामना करना पड़ेगा। पटना एयरपोर्ट पर आज इमरजेंसी लैंडिंग, क्यों? फिर क्या हुआ? दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट की आज पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही पायलट ने एटीसी को विमान में टेक्निकल प्रॉब्लम की जानकारी दी। फौरन पूरे मामले की जानकारी एयरपोर्ट डायरेक्टर को दी गई। सभी इमरजेंसी सिस्टम को अलर्ट करते हुए फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 536 अंकों का गोता लगाकर 71,357 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी भी 148 पॉइंट गिरकर 21,517 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखी गई। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला देते हुए सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल से इनकार कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। जनवरी को रामलला विराजेंगे, योगी छा जाएंगे। यूपी में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, योगी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये आज की अयोध्या है, मगर एहसास त्रेता युग वाला है। इंतजार भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन का है, मगर तैयारी संस्कृति को समृद्ध करने की है और इसमें जी जान से लगे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दुनिया का फोकस अयोध्या पर है तो चर्चा सीएम योगी के कमिटमेंट और फैसलों की भी हो रही है।
ऐसा ही एक और फैसला योगी ने लिया है जो बताता है कि त्रेता युग की एक एक तस्वीर उनके जहन में समाई है। अयोध्या में भोजनालय और भंडारे का नाम माता शबरी रखा गया है। रैन बसेरों को निषाद राज गुहा अतिथि गृह नाम दिया गया। रामायण के कुछ और चरित्रों को अयोध्या में पहचान दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो भी वीवीआईपी और राम भक्त अयोध्या में पहुंचेंगे, त्रेता युग के किरदार जीवंत हो उठेंगे। एक प्रसंग हमने सुना है कि जब प्रभु राम माता सीता की खोज कर रहे थे, उस दौरान मां शबरी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब जूठे बेर उन्होंने खाए थे। तो ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो बहुत अच्छा फैसला, क्योंकि माँ शबरी भगवान श्री रामचंद्र के सच्चे भक्त थे और इसके नाते भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने सच्चे भक्त के नाते माँ शबरी के जूठे बेर खाए थे। भगवान ने जो शबरी के घर जा करके ये बैर का जो जूठन खाए हैं, तो इसलिए कि उनका भी नाम चलता रहे, ताकि उनको कोई स्मृति भुला ना दे, इसलिए उनका नाम अच्छा है, जो कि शबरी भोजनालय रखा जा रहा है। योगी जब भी इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो उसके ऐतिहासिक मायने होते ही हैं। राजनीतिक मैसेज भी छिपा होता है। और अगर निषाद राज अतिथि गृह को डिकोड करें तो यूपी में निषाद कम्युनिटी करीब 3.5 लाख की तादाद में है। ये ओबीसी समुदाय का करीब 18% हिस्सा है। निषादों के साथ मल्लाह, मांझी, बिंद, कहार और कश्यप को भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। ये यूपी में कुल मिलाकर 6% के करीब होते हैं। योगी की कोशिश है कि ओबीसी में अति पिछड़ा माने जाने वाले इस वर्ग को समान भागीदारी मिले। इसीलिए रामनगरी अयोध्या के जरिए बड़ी पहल की है। निषाद राज रामायण कथा में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को गंगा नदी पार कराई थी, लेकिन सालों से अगर कहा जाए तो एक ना एक राजनीतिक उदासीनता और रिकग्निशन जिसको कहा जाता है, उससे इस पूरे समाज को कहीं ना कहीं दूर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निषाद बस्ती या माझी बस्ती में पहुंचे थे, उसके बाद जो है इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि किस तरह से समता मूलक समाज बनाने की बात हो रही है, ताकि समाज के सभी वर्ग एक साथ बढ़े और सबको बराबर का सम्मान मिले। इस वक्त हम अयोध्या की इस बस्ती में हैं। ये निषाद राज कहें या माझी बस्ती कहें या कंदरपुर कहें, ये वो इलाका और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर जो है बात करेंगे। बहुत अच्छा घोषणा है। कम से कम मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कि निषाद राज अतिथि गृह बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग माझी मझवार जात से हैं। अब इसे हम लोग अनुसूचित जात में आते हैं, लेकिन है हमारी 17 जातियों में उपजाति एक वो भी है। बहुत ही अच्छा घोषणा की है मुख्यमंत्री जी द्वारा। और इससे हम जान रहे हैं कि प्राचीन दौर में जो राम राज की एक परिकल्पना थी वो चरितार्थ होने जा रही है, जिसमें हर समाज के नाम से एक अच्छी अच्छी चीजें हैं। निषाद राज का बहुत ही अहम रोल था रामायण में। बहुत बढ़िया फैसला है सीएम जी का, और हम उनको हमेशा दिल से उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे वो काम करते हैं, उनको काम का करने का अंदाज, उनका तरीका जो करते हैं, सबको एक साथ में लेके चलते हैं। जो बोलते हैं खरा उतरते हैं अपने जुबान में, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। किसने कल्पना की थी कि अयोध्या में सूर्य स्तंभ भी होंगे जो भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने का एहसास दिलाएंगे। रात के अंधेरे में 40 सूर्य स्तंभ चमकेंगे तो अलग छटा ही नजर आएगी। नया घाट से अयोध्या बाईपास तक जाने वाले इस रास्ते को धर्मपथ नाम दिया गया है। रामपथ और भक्ति पथ भी अयोध्या में तैयार किए गए हैं। सांस्कृतिक विकासवाद की इस लहर में हर कोई समाहित होना चाहता है। अयोध्या के सरयू में डुबकी लगाने को आतुर है। अयोध्या में जो विकास हुआ है वो देखने के लायक है अब, क्योंकि जो अयोध्या में बहुत से लोग आए, बहुत सी पार्टियां आई, लेकिन अयोध्या में किसी ने कोई विकास नहीं किया। जिसने विकास किया है उसको कहा जाएगा। आज जो है ये बात जो है आज सच है कि अयोध्या में मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, विकास की जो है बौछार है। यहाँ अयोध्या ऐसी नगरी है कि जो है सरयू स्नान करने से लोगों के तन साफ होते हैं और मंदिरों के दर्शन करने से जो है मन साफ होते हैं। जो लोग जो है धार्मिक होते हैं वो सबके लिए होते हैं। अगर आदमी का धर्म जो है पक्का है तो ईमान भी सच्चा है। अयोध्या में 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी और 23 जनवरी से आम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। करोड़ों राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए भी योगी सरकार ने खास तैयारियां की हैं। अयोध्या का डिजिटल टूरिज्म गाइड ऐप बनाया जाएगा। प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी से हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। अयोध्या के आसपास के स्टेशन से बस की सुविधा होगी।
अयोध्या में स्पेशल 100 ई बसें चलाई जाएंगी। रुकने के लिए किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। योगी का मकसद है जो भी अयोध्या आए उसका हृदय आह्लादित हो उठे। अयोध्या जगमगाती हुई दिख रही है और आगे आने वाले दिनों में तो और ज्यादा जगमगाएगी, जैसे कि त्रेता युग में थी। और सारा श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। अयोध्या के विकास में हम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय देंगे इसका। अयोध्या में इतना विकास हो रहा है कि हम खुद देख के आश्चर्य हो रहा है हमको कि इतना विकास कैसे हो गया इसके अंदर, इतना उलट कैसे होगी अयोध्या। और इसका सारा का सारा श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको ही जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से बहुत अच्छी से विकास हुआ यहाँ का, और बहुत अच्छा यहाँ पे आने के बाद एक अलग अनुभूति होती, लगता है कि पावन धरा पे हम यहाँ पे पहुंच गए। आने के बाद यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे हम त्रेता युग में वापस लौट गए हैं। ये अनुभूति हमें इस तरह फील कराती है कि जैसे श्री राम जी जब यहाँ पे पैदा हुए थे, उत्सव हुआ था, उसी तरह की फीलिंग हमें दोबारा मिलती है यहाँ पे। मतलब ये पावन धरती श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा इतना अच्छा स्वर्ग बनाया जा रहा है यहाँ पे कि इसमें घूमने में इतने मतलब एक बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और ये अपने मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का जैसा विकास होना था वैसा उस दिशा में चल रहा है जहाँ के लिए वांछित रहा है। और हम लोग अपने एक नई अयोध्या की जिस कल्पना में थे वो सपना साकार होता दिख रहा है। योगी का जोर अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी बनाने पर है तो यूपी के विकास पर भी उनका फोकस है और इसके लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है संस्कृति प्लस विकास का। इसी कड़ी के तहत योगी ने लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को हरी झंडी दी। लखनऊ में दूसरे चरण की मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए तो अखिलेश यादव को भी रिस्पॉन्स करना पड़ा। अखिलेश ने राजनीतिक मजबूरियों के चलते योगी की तारीफ तो नहीं की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए लिखकर तंज कस दिया। लखनऊ की तरह कानपुर और आगरा मेट्रो में किसी तरह की देरी ना आए, इसके लिए समय पर बजट रिलीज करने की बात कही। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है। योगी का टारगेट है यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का। इसके लिए बैंकों से छोटी पूंजी वालों को ज्यादा लोन देने की अपील की। यूपी में विकास की गाड़ी नॉनस्टॉप दौड़ाने के लिए योगी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 51,000 करोड़ का लोन दिया। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को तैयार करने के आदेश यूपीडा को दे दिए। इस साल के आखिर तक जिस गंगा एक्सप्रेसवे को शुरू किया जाएगा उसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और लागत है 36,230 करोड़ रुपए। शुरुआत में इसे 6 लेन एक्सप्रेसवे के तौर पर डेवलप किया जाएगा, फिर 8 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। यह यूपी का 7वां एक्सप्रेसवे होगा, जबकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। इस हाईवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज की दूरी को महज कुछ घंटों में ही तय किया जा सकेगा। एक तरह से कहे तो 12 जिलों के 518 गांव एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। यूपी के पूर्व को पश्चिम से जोड़ा जाएगा। हम 2017 में जब आए थे एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 6.25 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं तो बहनों भाइयों उत्तर प्रदेश
देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। जिस प्रयागराज तक नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, उसे योगी एक और बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जनवरी महीने में प्रयागराज को योगी 16,000 करोड़ की सौगात देंगे। 4 लेन हाईवे, रोपवे, रिंग रोड, एयरपोर्ट विस्तार प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। निषाद राज पार्क भी इसी प्रयागराज में तैयार हो रहा है, जिसका संबंध भगवान राम से है। इस पार्क में भगवान राम के साथ निषाद राज का भव्य स्टैचू बनाया गया है। योगी जिस स्पीड से यूपी का कायाकल्प करने में जुटे हैं, उससे विरोधी भी बेचैन हैं। 24 के इलेक्शन के लिए बीजेपी ने अलग प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत सभी 80 सीटों तक कुछ नारों के जरिए पहुंचने का प्लान है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। इफ यू 18 व्हाई आर यू वेटिंग, कम फॉर वोटिंग, और मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही यूपी में बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा होंगे और फिर राम मंदिर से लेकर विकासवाद के जरिए जन समर्थन जुटाया जाएगा। विपक्ष के नैरेटिव को सेट होने से पहले ही ध्वस्त करने की सारी तैयारी खुद सीएम योगी कर रहे हैं। अयोध्या से राकेश पांडे और गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।